बच्चों, आप मलेरिया के बारे में पहले ही काफ़ी कुछ जानते हैं। पहले ये समझा जाता था कि मलेरिया बैड एयर के एक्सपोजर की वजह से हो रहा है। यानी कि ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को होता था जो मार्शी एरियाज में रहते थे, जहाँ आसपास पॉन्ड्स होते थे, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती थी, और ये समझते थे हाई ह्यूमिडिटी की वजह से लोगों को बुखार चढ़ जाता है। लेकिन बाद में उनको पता चला कि ऐसा नहीं है। सो 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल परफेक्टली पता होने चाहिए, वो ये कि मलेरिया का जो पैथोजन है, पैथोजन का मतलब जो उसका कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, मलेरिया का वेक्टर क्या है, यानी वेक्टर से मुराद मलेरिया का कैरियर क्या है, और तीसरे नंबर पे कि इस मलेरिया का होस्ट कौन होता है। मेरी बात नहीं करें। सो पैथोजन हम लोग जानते हैं कि इसका पैथोजन जो है वो प्लाज्मोडियम है, जिसके ऊपर अभी हम डिटेल बात करेंगे। इसका वेक्टर या इसका कैरियर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है। और इसका होस्ट जो है वो ह्यूमंस है, इंसान। इनकी 4 स्पीशीज हैं, अभी हम सबके बारे में बात करेंगे। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल बेसिकली ज़हन में होनी चाहिए। आप मलेरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप 2-3 तरीके से मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि आप इस प्लाज्मोडियम को किल कर दो। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम को किल करने के लिए आपको ऐसी दवाइयाँ चाहिए होंगी जो कि एंटीबायोटिक्स की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है, जो कि इनको किल कर सकती है, जिनका प्लाज्मोडियम के ऊपर साइडल इफेक्ट है, नंबर 1। और ये तो तब हो सकता है जब आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में एंटर ही ना हो, तो आपको ये जो वेक्टर है, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, इसको अवॉइड करना होगा। इसको अवॉइड भी करना होगा और आगे बढ़कर आपको इसको किल भी करना होगा, इसकी प्रोपगेशन को स्टॉप भी करना होगा। तो ये तरीके हो सकते हैं जिससे हम मलेरिया को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर मलेरिया हो जाए तो हम बच सकते हैं। अभी ज़रा हम इसके ऊपर थोड़ी डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले तो वेक्टर के बारे में बात करते हैं। वो कहता है कि वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज को कैरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम एन एनिमल टू अ ह्यूमन, और फ्रॉम अ ह्यूमन टू अ ह्यूमन, एंड नेवर कंफ्यूज इट विद अ कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन वो होता है जो एक्चुअली आपकी बॉडी में जाकर कोई ना कोई एक्शन कर रहा होता है। यानी आपकी बॉडी में कॉजेटिव एजेंट एंटर होके, हो सकता है बेटे कोई टॉक्सिन बना रहा हो जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहा हो सकता है कि ये पॉजिटिव एजेंट आपकी बॉडी के किसी खास तरह के सेल को डैमेज कर रहा हो, या आपकी बॉडी में कुछ ऐसा मेटाबॉलिक चेंज लेके आए जिसकी वजह से आपके नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस खराब हो रहे हो। सो किसी भी तरीके से ये जो पॉजिटिव एजेंट है यानी पैथोजन है, ये आपको बीमार करता है। सो कैरियर वो होता है जो इस पॉजिटिव एजेंट यानी इस पैथोजन को आपकी बॉडी में लेके आ रहा होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको कि हमें मेमोराइज कर। हमारे पास मलेरिया कॉज करने के लिए जो सबसे ज़्यादा खतरनाक पैथोजेनिक एजेंट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है इतना खतरनाक है कि ये बहुत फेटल मलेरिया कॉज करता है। अक्सर जो सीवियर मलेरियल डेथ्स हो रही होती हैं उनका कॉज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है, क्योंकि ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा ही रेजिस्टेंट टाइप का एजेंट है। इसके ऊपर आमतौर पे जो इनको किल करने वाली दवाइयाँ हैं वो इतनी आसानी से एक्ट नहीं करती, और इसको बहुत ही हाई डोज की एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है या एंटी प्लाज्मोडियल ड्रग्स की ज़रूरत होती है। नंबर 2 आपको याद रखना है, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। नंबर 3 इट्स प्लाज्मोडियम ओवेल, एंड नंबर 4 इट्स प्लाज्मोडियम मलेरियाe। प्लाज्मोडियम मलेरियाe सबसे ज़्यादा कॉमन एजेंट है और ये आसानी से किल भी हो जाता है एंटी प्लाज्मोडियल ड्रग्स से। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल ये भी उसकी सब स्पीशीज़ हैं, ये भी मलेरिया कॉज कर सकते हैं। देन दूसरे नंबर पर हमें जो चीज़ याद रखनी है वो है इसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो इसको लेके चलती है। ये पहले उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में रहता है, और सलाइवरी ग्लैंड्स में रहने के बाद जैसे असल में ये फीमेल ही क्यों कॉज करती है, बिकॉज फीमेल ने ब्रीड करनी होती है, और ब्रीडिंग के लिए उसने एग्स ले करने होते हैं, और एग लेइंग के लिए उसको प्रोटीन डाइट चाहिए होती है। और ये प्रोटीन डाइट बेस्ट अवेलेबल जो है वो किसी ना किसी ब्लड से होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे ही ब्लड से हो, ठीक है। ये और जानवरों को भी काट के उनका भी ब्लड सक करके अपना
मामला पूरा कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अर्बन इन्वायरमेंट में ज़्यादा अवेलेबल हैं वो इंसान हैं, इसीलिए ज़्यादातर इंसानों को काटते हुए नजर आते हैं। जी बेटा, नहीं जानवरों को मलेरिया नहीं है, जानवर पूरे, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है वो हर किसी के ऊपर जाकर वैसा इफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, तो ये जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है ये क्या करती है, ये इसका अगर हेड रीजन है तो इसके एक बहुत लॉन्ग जल होती है जिसको हम प्रोबॉस्किस बोलते हैं। प्रोबॉस्किस, ये प्रोबॉस्किस जो है ये हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट करती है, लेकिन उससे पहले ये स्पिटिंग करती है, ये थूक फैलती है आपकी स्किन के ऊपर। ठीक है, इसलिए फैलती है बिकॉज इसमें एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं। जब वो आपका ब्लड टक कर रही है, चूँकि ये बहुत ही माइक्रो सी नीडल होती है, बहुत छोटी नीडल होती है इसका प्रोबॉस्किस, कहीं ब्लड सक करते करते ही क्लॉट ना हो जाए, इसको अवॉइड करने के लिए वो पहले यहाँ पर अपना सलाइवा शो करती है और इसके सलाइवा में एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं। अब चूँकि प्लाज्मोडियम जो है वो अपनी लाइफ स्टेजेस के कुछ पार्ट जो है वो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर पूरे कर रहा होता है। तो प्लाज्मोडियम ना कुछ लाइफ साइकिल मॉस्किटो के ग्लैंड्स में पूरा कर सलाइवरी ग्लैंड्स में। जब उसने सलाइवा फेंका और उस सलाइवा के अक्रॉस उसने अपना प्रोबॉस्किस डाला तो वहाँ से प्लाज्मोडियम इंजेक्ट हो जाता है हमारी बॉडी। और इंजेक्ट होने के बाद आपको पता है कि प्लाज्मोडियम ब्लड सेल्स में, हमारे लिवर सेल्स में और हमारे ब्रेन सेल्स में जाकर रह सकता है और उनको उनके अंदर अपने आप को छुपा के रखता है और अपनी रिप्रोडक्शन करके उन सेल्स को डैमेज करता रहता है। अभी इसका जो इंक्यूबेशन टाइम है, इसका इंक्यूबेशन टाइम है फ्रॉम अ वीक टू एन ईयर डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। अगर कोई मच्छर काट देता है किसी को तो 1 हफ्ते से लेके 1 साल तक जी वो प्रोपोगेट होकर वो आप पर अटैक कर सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो शायद कभी भी ना करे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी किसी वजह से वीक पड़ रही और आपकी बॉडी में ऑलरेडी थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ चल रही थी, ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं इम्यूनिटी का काम चल रहा था, तो फिर ये अपॉर्चुनिस्टिक किस्म की इन्फेक्शन जो होती हैं ये भी निकल के सामने आ जाती हैं और तबीयत को मजीद ख़राब करके चली जाती है। राइट। अच्छा, उसके बाद वो हमें बताते हैं कि इसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है। जी बेटा। जी जी। For example, they get exposed even area and stuff. Is it absolutely confirmed that they will get malaria, or is it possible like even longer provides them they just have? अच्छा, अगर इफ दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मैं 2 मतलब समझ रहा हूँ आप ही कहने। एक तो यह है कि अगर किसी बंदे को कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर किया हुआ है जिसकी वजह से उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज किया गया, ठीक है, फिर तो ऐसे बंदे को बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस में रखा जाता है कि उसको पैथोजन का एक्सपोजर हो ही ना। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा इतनी सख्त बीमारी से लड़ रहा है कि उसकी इम्यूनिटी ओवर इंगेज हुई है तो यस डेफिनेटली अगर उसको एक्सपोजर मिलेगा तो ज़रूर जो है वो There's no like chance कि they'll get exposed with. इसको हम मैथमेटिकली तो नहीं कह सकते कि मतलब 100% कंफर्म होगा कि आएगा, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इसको हो जाए, बट ज़रूरी भी नहीं। अभी हम एड्स में भी ये चीज़ पढ़ेंगे कि उसके अंदर भी यही होता है कि जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंगेज ही रहती है, ठीक है, देयर आर हाई चांसेस कि कोई भी इन्फेक्शन लगती है वो लग ही जाती है, बिकॉज इन्फेक्शन को अल्टीमेटली तो हमारे बी लिम्फोसाइट्स और हमारी एंटीबॉडीज ने कैटर करना ना, जब वो ही नहीं अवेलेबल हो पाएंगे उसके लिए तो फिर वो प्रोपगेट करेगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपकी बॉडी। अच्छा, इनकी जो साइट ऑफ एक्शन है ये भी हमें याद रखना है, हमारे ब्रेन सेल, लिवर सेल, लेकिन सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स वहाँ पर ये अपना एक्शन करता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि किसी बंदे को मलेरिया हो गया? पहली चीज़ जो उसको हो रही होती है वो है उसको बुखार चढ़ता है, उसको फीवर हो रहा होता है और एनीमिया हो जाता है। एनीमिया आप समझ ही गए होंगे क्यों होता है, बिकॉज हमने आपको बताया कि रेड ब्लड सेल के अंदर जाता है, अपने आप को वहाँ जाकर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल को बर्स्ट करके ये प्लाज्मोडियम जो है ये अगले रेड ब्लड सेल्स की तलाश में निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करता है और ब्लड की यानी रेड ब्लड सेल्स की अपरेंटली कमी हो जाती है जी, क्योंकि प्लाज्मोडियम का जो साइट ऑफ एक्शन है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेड ब्लड सेल, ठीक है, ये क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर हो जाता है, दिस इज प्लाज्मोडियम। जब ये अपने आप को अंदर छुपा लेता है, पहला काम तो ये करता है कि ये एंटीजेनिक कंसीलमेंट कर लेता है, एंटीजेनिक कंसीलमेंट अपने आप को छुपा लेता है और अंदर ये रिप्रोड्यूस करता रहता है, अपना नंबर इंक्रीज करता रहता है। हमारी हीमोग्लोबिन को ऐसा प्रोटीन सोर्स कंज्यूम करता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है
इसका नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे रेड ब्लड सेल को ये बर्स्ट ओपन करता है, फटता है हमारा रेड ब्लड सेल, और ये सारे प्लाज्मोडियम नए नए रेड ब्लड सेल्स की अटैच करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, वो नए नए रेड ब्लड सेल्स को अटैच होते हैं और फिर वो रेड ब्लड सेल्स भी बर्स्ट होते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि पहले तो मतलब ये अपने नंबर पे इंक्रीज ही करता रहता है, और उसके बाद ये हमें सीवियर किस्म का एनीमिया कॉज कर देता है, हमारे ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। उसके बाद ब्लड की कमी होने की वजह से हमें सीवियर किस्म का नौजिया होने लगता है, हमें हेडेक होने लगती है, मसल्स में पेन होती है, हम कांपते हैं, हमें शिवरिंग होती है, हमें ठंडे पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है, और हमारा स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है। स्प्लीन क्यों इनलार्ज हो जाता है? स्प्लीन इज सेड टू बी ग्रेवयार्ड ऑफ वोर्न आउट ब्लड सेल्स। जो आपके ब्लड सेल्स पहले ख़राब हो रहे होते हैं, फटते होते हैं, कटते होते हैं, पहले वो सारे का सारा मटीरियल स्प्लीन के पास जाता है, और फिर स्प्लीन उसको डायरेक्ट करता है, फिर लिवर उनको जो है ना वो ट्रीटमेंट करता है, उनको कन्वर्ट करता है किसी न किसी चीज़। तो इनलार्ज स्प्लीन भी एक सिम्टम नज़र आती है हमें, जो ये मलेरिया की तरफ इशारा करती है। ठीक है, अब वो हमें ये कहते हैं कि हम कैसे इसके बारे में इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि किसी को हुआ है। तो उसमें हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, डिपस्टिक टेस्ट करते हैं, जिसमें हम मलेरियन पैथोजन के जो एंटीजन हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ब्लड से। इसका एनुअल इंसिडेंस और एनुअल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, बट हमें ये ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अच्छा, इसका ये जो लाइफ साइकिल है ये इसको भी निकाल दिया गया है सिलेबस से, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम मलेरिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सी बात है, इसलिए मैं इस पर जल्दी गुजार रहा हूँ। नंबर 1, वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ मॉस्किटोज। हम ऐसे एजेंट्स लेके आए, हम ऐसे स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड्स यूज़ करें कि हम मॉस्किटोज का नंबर रिड्यूस कर दें। हम उनकी ब्रीडिंग साइट्स जो हैं उनको ड्रेन कर दें। अगर किसी ऐसी जगह पानी पड़ा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पानी ना खड़ा होने दें। और अगर अनअवॉइडेबल है वो पानी वहाँ पर खड़ा रहना, इट इज़ अनअवॉइडेबल फॉर अस, तो फिर हम क्या करें कि हम उसके अंदर कोई ऐसे पेस्टिसाइड्स डाल दें जो कि मॉस्किटो को किल करें। और अगर वाटर बॉडी इतनी बड़ी है कि हम उसमें पेस्टिसाइड ही नहीं डाल सकते, तो हमें चाहिए कि हम उसके अंदर नेचुरल प्रीडेटर्स इंट्रोड्यूस करवा दें। जैसा कि उसके अंदर फिश, ऐसी छोटी छोटी फिश डाल दी जो कि मॉस्किटो लार्वा पे फीड करती है। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि हमें फिश मिल जाएगी वहाँ से, और दूसरा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा, मॉस्किटो लार्वा जो है वो नहीं वहाँ। ठीक है, देन दूसरा तरीकाकार क्या है, मैंने आपको आपकी क्लास को तो नहीं बताया था, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और इस टॉक्सिन का नाम होता है BT टॉक्सिन। ये BT टॉक्सिन बायोलॉजिकल साइंसेस में बड़ा मशहूर टॉक्सिन है। ये BT टॉक्सिन है, बैसिलस thuringiensis, ये लिखा हुआ है दिस वन। ये बैसिलस thuringiensis जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, BT टॉक्सिन, ये बड़ा खतरनाक टॉक्सिन होता है हमारे लिए नहीं, सिर्फ इंसेक्ट्स। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो इंसेक्ट्स का पैरासाइट है। ये इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करता है और इंसेक्ट्स को किल कर देता है बाय प्रोड्यूसिंग दिस टॉक्सिन। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करता है और उनको किल कर देता है बाय दिस BT टॉक्सिन। और हमारे लिए ये चीज़ बड़ी यूजफुल है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, राइट? तो हम इंसेक्ट्स को मारना चाहते हैं, हम मॉस्किटोज को मारना चाहते हैं, हम ऐसे इंसेक्ट्स को मारना चाहते हैं जो हमारी फसलों के ऊपर हमला कर देते हैं और हमारी फसलों को खाते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो ये जो BT टॉक्सिन है, इस BT टॉक्सिन को कमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस करवाया जाने लगा और इसको भी स्प्रे किया जाने लगा इन इंसेक्ट्स को मारने के। तो लाइक सो इस BT टॉक्सिन के प्रोडक्शन के जो जीन्स हैं, ऐसे जीन्स जो ये BT टॉक्सिन प्रोड्यूस करवाते हैं, उन जीन्स को भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उन जीन्स को ऐसे प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया जिन पे कीड़े हमला करते थे। अब उस प्लांट के हर एक पत्ते के अंदर ये BT टॉक्सिन भी एक्सप्रेस हो रहा होता है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट जो उसने बना दी। खास तौर पे कॉटन प्लांट्स, कपास के प्लांट्स। अब वो कीड़ा आता है जिसको आकर खाता है, जैसे ही वो इसको खाता है उस सेल में मौजूद BT टॉक्सिन कीड़े को मार देता है। ठीक है, सो एकदम से पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी एक शॉर्ट डिक्लाइन आ जाता है,
क्योंकि जो भी एक निवाला भी उस पौधे का खाता है वो कीड़ा मर जाता है, वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता, राइट। तो ये कहते हैं कि बीटी टॉक्सिन या ऐसे बैक्टीरिया न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उनको भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इनका फ़ायदा ये है कि ये बीटी टॉक्सिन जो है ना, इंसेक्ट्स के अलावा जो दूसरी लाइफ फॉर्म्स हैं उनको नहीं कुछ कहता, हमारे लिए टॉक्सिन नहीं है, ठीक। सो इस तरह के बायोलॉजिकल कंट्रोल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये कि वर्ल्ड वाइड मलेरिया का इतना बड़ा कंसर्न क्यों है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, मलेरिया इतना बड़ा मसला हमारे लिए क्यों है। पहली बात तो ये कि प्लाज्मोडियम की जो ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म्स हैं वो इंक्रीज होती चली जा रही। प्लाज्मोडियम एक बहुत ही छोटा सा एजेंट है, इट्स अ प्रोटॉक्टिस्ट, यूकैरियोट है, प्रोटॉक्टिस्ट है। और प्लाज्मोडियम इतना छोटा होता है, इवन इसके पास प्लास्मिड्स भी होते हैं, ये इतना छोटा होता है कि ये बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, इसका म्यूटेशन रेट बहुत अच्छा है। और म्यूटेशन की वजह से ये रेजिस्टेंट से रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स बनाता चला जा रहा है, और हम जो नए से नई एंटी प्लाज्मोडियम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं वो एज अ सिलेक्शन प्रोसेस काम कर रही है, वो एज अ सिलेक्शन प्रोसेस काम कर रही है, और मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग प्लाज्मोडियम को प्रमोट करती चली जा रही है। तो पहला कंसर्न तो ये है। दूसरा, जो सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो फेटल मलेरिया कॉज करता है, उसकी जो इंसिडेंस है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यही है कि ये भी इम्प्रूव होता चला जा रहा है, और मुख्तलिफ तरह की जो ड्रग्स हैं वो इसके ऊपर अब काम नहीं कर रही। फिर मलेरिया की वैक्सीन डेवलप करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है इसके ऊपर एंटीजेनिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा एंटीजेनिक वेरिएशन की वजह से मलेरिया के खिलाफ कुछ वैक्सीन ज़रूर बनाई गई। ऐसी कंट्रीज जहाँ पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक अगर आप किसी अफ्रीकन कंट्री में जा रहे हैं, किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आपको एयरपोर्ट पर ही वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन वो तमाम तरह के प्लाज्मोडियम्स के खिलाफ आप वैक्सीनेट नहीं होंगे, उस एरिया में जो ज़्यादा प्रेवलेंट है उसके खिलाफ आप हो जाएंगे, वैक्सीनेट हो जाएंगे। बट जनरलाइज किस्म की वैक्सीन जो कि हर किस्म के मलेरिया को अवॉइड कर सके, ये ताहाल मार्केट में नहीं आ सकी बिकॉज ऑफ दिस एंटीजेनिक वेरिएशन। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये जो 2 पॉइंट अगले हैं ना, ये बड़े फेवरेट हैं। इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में वो ये क्वेश्चंस पूछता है जैसे कि कोई आदमी, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एपिडेमिक्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल चेंजेस दैट फेवर्स द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटोज। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से मॉस्किटो की ब्रीडिंग और मॉस्किटो की जो प्रोपगेशन है वो बहुत फेवर हो जाती है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में मॉस्किटो नहीं सर्वाइव कर सकता। जैसे सख्त सर्दी थी, मच्छर का कोई नामो निशान नहीं था। सख्त गर्मी में भी मच्छर मार जाते हैं, लेकिन जब दरमियाना मौसम आता है तो मच्छर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आने लगते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और जो बहुत बड़ी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने में आता है कि ये मच्छर जो है इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम एरियाज वेयर मलेरिया इज एंडेमिक फॉर इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लोग माइग्रेट करते हैं ऐसी जगह जहाँ पर मलेरिया एंडेमिक है, वहाँ से माइग्रेट करते हैं किसी की वजह से कहीं और वहाँ पर अगर वेक्टर है और वहाँ पर अफेक्टेड लोग नहीं थे तो उस वेक्टर को अफेक्टेड लोग मिल जाते हैं, उनको काट के दूसरे लोगों को काटेगा और मलेरियल पैथोजन प्लाज्मोडियम को फैलाना शुरू कर देगा। तो ये कंसर्न है वर्ल्ड वाइड मलेरिया के लिए। दुनिया में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट ने ये कोशिश की है कि इनको दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। जिसमें से एक बहुत बड़ी बीमारी पोलियो थी, पोलियो इरेडिकेशन ड्राइव। इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ के पूरी हर्ड इम्यूनिटी पॉसिबल है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड का वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं, पूरे का पूरा एक जैसे मवेशियों का एक वॉल होता है, राइट। तो आप क्या करते हो, जो आपके पास जितने होते हैं आप सबको वैक्सीनेट करते हैं, सबको वैक्सीनेट। इसी तरह वो कहते हैं कि ह्यूमंस में भी हर्ड इम्यूनिटी होनी चाहिए। जितनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है वो सारी की सारी पॉपुलेशन ही
जो है वो वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। सो हर्ड इम्यूनिटी की वजह से दे वर ट्राइंग टू इरेडिकेट पोलियो, बट समहाउ कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में स्टिल पोलियो के जो पेशेंट्स हैं वो रिपोर्ट होते हैं। अब ये बड़ा कंसर्न है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कि देखो हमने इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी जो है ना मजबूत पॉलिसी डेवलप की है कि हर बच्चे को वैक्सीनेशन होगी ही होगी, बट स्टिल जिन वैक्सीन की आप पोलियो की बूस्टर डोज चाहिए होती है, आपने देखा होगा कि घरों में आके जो है वैक्सीन की जो ड्रॉप्स हैं वो पिला रहे होते हैं लोग, इस तरह कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ या अफगानिस्तान में या इवन बांग्लादेश में या इवन इंडिया में भी बहुत सारे लोग पोलियो नहीं खत्म नहीं हुआ। अभी पेशावर में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो, हाँ ऑलमोस्ट हुआ है, बट कम्प्लीटली ख़त्म तब होगा जब 2, 4, 5 साल तक कोई नया केस रिपोर्ट ही ना हो, लेकिन पेशावर में नहीं। तो बेटा आपको पता है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया है और चाइना, हम ये 4 मुल्कों की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि ओवरऑल दुनिया के साथ जब हम एवरेज देते हैं तो दुनिया की पॉपुलेशन एक्सप्लोर कर रही है। इंटरेस्टिंग बात है, पूरी दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज में, बाकी कंट्रीज में पॉपुलेशन डिक्लाइन पे चल रही है। दे डोंट प्रेफर, वो कहते हैं हम 2 इंडिविजुअल हैं, हमारे जैसा हम 1 इंडिविजुअल देंगे दुनिया को, 1 बच्चा पैदा करेंगे, 1 चाइल्ड पॉलिसी, या वो भी नहीं करते, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। सो पूरी दुनिया में, यूरोप में, इसराइल में तो वो इंसेंटिव्स देते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है। बट हमारे 4 मुल्कों में इतने ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं कि जब इनकी एवरेज निकाल रहे हैं पूरी दुनिया से तो भी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो रही है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर कोई चीज़ इरेडिकेट नहीं हो रही तो इट्स अ बिग कंसर्न। चले बेटा, अब मलेरिया से रिलेटेड कुछ 5 MCQs करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। है 19. A person who returns home after a visit to a foreign country starts to have fevers at regular interval. मलेरिया की एक इंडिकेशन ये होती है कि आपको रिदमिक फीवर आती है, दिन को नहीं होगा, रात हो जाएगा, दिन को नहीं होगा। तो अक्सर वालिदैन जो है वो बच्चे समझते हैं कि यार ये ड्यूटा मत करा, बच्चा स्कूल जाने के टाइम पे बुखार हो जाता है, जैसे स्कूल का टाइम निकलता है ये बिल्कुल ऑल राइट हो गया फिरना, वो असल में ये मलेरिया की सिम्टम है। तो और रेड ब्लड सेल्स भी कम हो रहे हैं। मैंने कल भी हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, कल भी किया था, आपसे तो पूछा था, आप सही ला रहे हो, वैसे आपसे तो पूछा था ये क्वेश्चन, याद करो। हाँ जी, तो आपको खड़ा भी किया हुआ था हमने और कहा था कि बताते जाओ। तो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो रही है बेटा, और उस बंदे को बार बार जो है ना वो मुख्तलिफ रिदमिक पैटर्न में फीवर आ रहा है, तो ये किसकी इंडिकेशन होती है? ये मलेरिया की इंडिकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 40% of world's population live in an area where malaria is threat to health. In recent years, there have been many more cases of malaria in Africa. What is the social factor? अब ये की है इस पूरे क्वेश्चन में, that is letting the spread of तो यहाँ पे है एक ही सोशल फैक्टर यहाँ, और वो है पीपल बिकॉज ऑफ वॉर्स। अच्छा, ए क्या है? ए एक बायोलॉजिकल रीजन है। बी क्या है? बी एक इन्वायरमेंटल रीजन है। सी क्या है? ये भी एक बायोलॉजिकल, मेडिकल या रिसर्च का चैलेंज है। सो डी इज अ सोशल रीजन। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स एंड ब्रेक डाउन हीमोग्लोबिन. Free heme groups are toxic to Plasmodium and parasite converts them into non-toxic crystalline hematozoin.
using an enzyme HDP, which is found in all species of Plasmodium. What will be the long-term result of giving patients with malaria a drug which inhibits HDP? अब ये तरह क्वेश्चन सोच विचार मांगता है। वो कह रहा है कि मलेरियल पैरासाइट रेड ब्लड सेल को तोड़ता है और जो फ्री हीम ग्रुप्स बनते हैं वो प्लाज्मोडियम के लिए लीथल होते हैं। यानी जो प्लाज्मोडियम है उसको हमारे इस रेड ब्लड सेल से ही टूटे हुए फ्री हीम ग्रुप्स जो हैं वो इसको किल कर सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। एंड पैरासाइट कन्वर्ट्स देम इनटू नॉन टॉक्सिक क्रिस्टलाइन हेमाटोजोइन। पैरासाइट के पास उसका भी हाल ये है कि वो उसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, हेमाटोजोइन बना देता है। कैसे बनाता है? HDP से बना रहा होता है, HDP। What will be the long-term result of giving patients with malaria a drug which inhibits HDP? वो कैसे कि इसको मारने के लिए हम चूँकि हमारी बॉडी के पास अपना अरेंजमेंट है, रेड ब्लड सेल्स को तोड़ेगा, हीम ग्रुप प्लाज्मोडियम को मार देगा। तो प्लाज्मोडियम को किल करने के लिए वो एक ऐसा इनहिबिटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि उस HDP को इनहिबिट कर देता है, जिससे उसने बचना है उस टॉक्सिन से, और वो मर जाता है। ठीक है, कहता है कि इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या हो सकते हैं? अ डिक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री हीम ग्रुप्स इन इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल, a decreased concentration of free heme groups, a decreased concentration of hemoglobin in infected red blood cells, more rapid reproduction of some species of Plasmodium, a slow reproduction of all species of Plasmodium in infected red blood cell। हम ये स्टेटमेंट बड़ी मुश्किल लगती है, आंसर बड़ा आसान है। हम ये काम कर ही इसलिए नहीं ताकि प्लाज्मोडियम को हम मार सकें। सो अगर आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर दे दोगे, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे साउंड करता है कि जैसे कोई शायद उसका वो साइड इफेक्ट पूछ रहा है। ऐसे साउंड कर रहा था ना क्वेश्चन, साइड इफेक्ट पूछ रहा है। साइड इफेक्ट नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि ये देने से होगा क्या, क्योंकि सारे प्लाज्मोडियम्स को ये जो हीम ग्रुप है ये किल कर सकता है। तो इसका इनहिबिटर देने से सारे प्लाज्मोडियम्स जो हैं उनकी रिप्रोडक्शन रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, बिकॉज वो किल होना शुरू हो जाएगा। सो डी इसका आंसर, डी इज द आंसर। What could cause an outbreak of malaria in a country where it had been eliminated? जहाँ से eliminate हो गया वहाँ outbreak कैसे आएगी? Mosquitoes become resistant to insecticides, migration of people due to war, या malarial parasites become resistant to quinine? Actually मसला मॉस्किटो का नहीं है, मसला मलेरियल पैरासाइट का है यहाँ पर। तो बताएं क्या आंसर होना चाहिए इसका? मॉस्किटो बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड्स। इसका मसला नहीं है इंसेक्टिसाइड से होने का, मसला ये है कि एक तो माइग्रेशन होगी, तो 2 ऑप्शन तो कंफर्म आनी ही आनी, ठीक है। और मलेरियल पैरासाइट वो क्विनीन से जो है वो रेजिस्टेंट हो जाए, यानी जो उनको मारने वाली ड्रग है उससे हो जाए। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, सी आंसर होगा इसका। अच्छा, कहते हैं व्हाई हैज इट प्रूव डिफिकल्ट टू डेवलप एन इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया? एंटीजेनिक कंसीलमेंट का कॉन्सेप्ट बेटे आपने यहाँ पर अप्लाई कर, वो कह रहा है कि इसकी वैक्सीन बनाना जो है वो इतना मुश्किल क्यों है? Yes, parasites can only be attacked when outside the liver cells and red blood cells। अब अगर वैक्सीन बन भी जाए तो पैरासाइट बॉडी में आएगा इससे पहले कि उसको मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज कैच करें, वो साथ ही क्या कहते हैं छुप जाएगा सेल के अंदर जाके। तो वैक्सीन बन भी जाएगी तो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए इसके खिलाफ वैक्सीन बनाना एक चैलेंज है। इसके खिलाफ वैक्सीन को अप्लाई करना और ह्यूमन पॉपुलेशन में मलेरिया को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज। कॉलरा के लिए आपको वो चैलेंज याद है ना कि क्या चैलेंज है, क्यों कॉलरा की वैक्सीन नहीं बनी? क्योंकि वो हमारे गट में है, हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, प्लाज्मा में नहीं जा रहा होता। तो गट के अंदर तो एंटीबॉडी ज़्यादा एक्ट नहीं कर सकती और वो वहीं से हमें बीमार कर देता। जी बेटा,
अगर मैं एक क्वेश्चन आता है कि उसका रीज़न ये है कि जो सिकल शेप्ड सेल होता है वो बड़ी जल्दी बर्स्ट होता है और उसके जो हीम ग्रुप्स हैं वो बड़ी जल्दी निकलते हैं। तो उसके हीम ग्रुप्स जो हैं वो प्लाज्मोडियम को किल कर लेते हैं। इससे पहले कि प्लाज्मोडियम एचटीपी प्रोड्यूस करे, जो सिकल सेल्स हैं दे आर मोर एक्सपोज, उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी ज़्यादा आता है, वो प्लाज्मोडियम को किल करना शुरू करते हैं। अच्छा, (44 and 47). Which disease is not likely to be passed directly from parents to child? मलेरिया। तो चूंकि हम पढ़ी मलेरिया रहे हैं इसलिए ऑप्शन को मलेरिया। हाँ, जब तक एक मच्छर नहीं आएगा और माँ को काट के बच्चे को नहीं काटेगा तो कोई तरीका नहीं है कि मलेरिया जा सके इसके ऊपर। नॉट लाइकली टू बी पास। कॉलरा क्यों नहीं है? वो कह रहा है नॉट, मलेरिया डायरेक्टली नहीं जा सकता, कॉलरा जा सकता है। माँ पानी पी रही है, उसी गिलास में बच्चा पानी पी रहा है, चले जाएगा। नहीं तो मच्छर जब तक नहीं आएगा तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट